नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम भाषा के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। खास तौर से अंग्रेजी शब्दावली। हाँ। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, मास्टरिंग वोकैबुलरी, एब्जॉर्ब टू एब्सर्ड नाम से। इसमें कुछ शब्द हैं, उनके हिंदी अर्थ, उदाहरण, समानार्थी, विलोम, सब कुछ। तो आज का हमारा फोकस रहेगा एब्स से शुरू होने वाले 6 शब्दों पर। ठीक है। कौन कौन से? एब्जॉर्ब, एब्स्टेन, एब्स्टीमियस, एब्स्टिनेंस, एब्स्ट्रूस और एब्सर्ड। अच्छा। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन शब्दों की बारीकियों में उतरेंगे, समझेंगे कि ये कैसे अलग हैं, कैसे जुड़े हैं। हाँ, ये जरूरी है। और कैसे ये शब्द नियंत्रण, जटिलता, यहाँ तक कि अतार्किकता जैसे विचारों को पकड़ते हैं। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये भाषाई सफर। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि शब्दों को सिर्फ उनके मतलब तक ना देखें, उनके समानार्थी, उनके विलोम, वो पूरा नेटवर्क देखें। सही। ये सिर्फ रटना नहीं होता, ये भाषा की बनावट को, उसकी आत्मा को समझना है ना? जब हम समानार्थी देखते हैं तो एक ही विचार के अलग अलग शेड्स दिखते हैं, और विलोम शब्द वो उस विचार की हदें तय करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे से समझा है। तो इसी सोच के साथ पहला शब्द लेते हैं, एब्जॉर्ब। जी, एब्जॉर्ब। स्रोत में इसका मतलब है सोखना या अपने में मिला लेना। उदाहरण भी दिया है, द स्पंज कैन क्विकली एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब स्पंज काफी पानी जल्दी सोख सकता है। ये तो हुआ इसका सीधा फिजिकल मतलब। हाँ। बिल्कुल, ये सबसे आम है, मतलब किसी तरल को या किसी पदार्थ को सोख लेना। पर जैसा आपने इशारा किया, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत जरूरी मतलब है मानसिक रूप से किसी चीज में पूरी तरह डूब जाना, लीन हो जाना। अच्छा। जैसे कोई जानकारी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, या कोई कहानी पढ़ रहा है और उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड है। अच्छा, हाँ। यानी ये शब्द फिजिकल सोखने से लेकर मेंटल इमर्जन तक जाता है। तो इसके समानार्थी शब्द शायद इस रेंज को और बेहतर समझाएंगे। निश्चित रूप से। देखिए, स्रोत में जो समानार्थी दिए हैं उनसे ये साफ होता है, स्वॉलो, निगलना, सक, चूसना। ये तो काफी फिजिकल है। हाँ। लेकिन इम्बाइब, पीना, ग्रहण करना, और असिमिलेट, आत्मसात करना, ये थोड़े गहरे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ लेना नहीं, उसे अपना हिस्सा बना लेना। एग्जैक्टली। और वो जो मानसिक तल्लीनता वाली बात थी, हाँ। उसके लिए इमर्ज, डुबोना और इनग्रॉस, लीन करना जैसे शब्द हैं। हम कह सकते हैं ही वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज बुक, या इमर्स्ड या इनग्रॉस्ड। तीनों वही गहरी तल्लीनता दिखाते हैं। तो ये दिखाता है कि एब्जॉर्ब कितना फ्लेक्सिबल शब्द है, स्पंज से लेकर विचारों तक। सही बात है। और इसके विलोम वो क्या बताते हैं? विलोम शब्द बिल्कुल उल्टी कहानी कहते हैं, अंदर लेने के बजाय बाहर निकालने पर जोर देते हैं। जैसे डिस्गॉर्ज, उगल देना, वॉमिट, उल्टी करना, इजेक्ट, बाहर निकालना, डिस्चार्ज, निकाल देना। ये सब किसी चीज को बाहर फेंकने या निकालने का भाव देते हैं, जो एब्जॉर्ब के ग्रहण करने वाले आइडिया के एकदम उलट है। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट एब्जॉर्ब के मतलब को और पक्का करता है। तो एब्जॉर्ब हुआ अंदर लेना, समाहित करना, फिजिकल या मेंटल। अब जरा इसका उल्टा सोचते हैं, किसी चीज से खुद को रोकना, दूर रखना। यहीं पर अगला शब्द आता है, एब्स्टेन। स्रोत बताता है इसका मतलब है परहेज करना, बचना, और खासकर स्वेच्छा से। हाँ, ये स्वेच्छा से यानी वॉलंटरली वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। उदाहरण भी है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। डॉक्टर ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से परहेज करने को कहा। बिल्कुल। एब्स्टेन अक्सर एक सोचा समझा फैसला होता है, किसी चीज से दूर रहने का। वोटिंग से बचना हो, खाने की किसी चीज से परहेज हो, या कोई आदत छोड़नी हो। मतलब ये मजबूरी में ये सेल्फ कंट्रोल है। सही, आत्मनियंत्रण का काम है। तो इसके समानार्थी शब्दों में भी ऐसी ही बारीकियां होंगी। स्रोत में है रिफ्रेन, डिसिस्ट, होल्ड बैक, अवॉइड, इश्यू। ये सब भी तो बचने जैसे ही लगते तो हैं, पर हल्के हल्के फर्क हैं। जैसे रिफ्रेन, वो अक्सर किसी काम को करने या कुछ बोलने से बचने के लिए होता है, तात्कालिक, जैसे प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग। हाँ, सुना है। डिसिस्ट थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, अक्सर किसी काम को रोकने का आदेश जैसा होता है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में भी। अच्छा। अवॉइड तो कॉमन है, किसी इंसान, जगह या सिचुएशन से दूर रहना। और इश्यू
ये थोड़ा कम सुना है। इश्यू हाँ, ये अक्सर तब यूज होता है जब कोई नैतिक या सिद्धांत के कारण किसी चीज को त्यागता है। ये अब्सटेन से ज्यादा मजबूत हो सकता है। जैसे कोई कहे ही एस्च्यूड वायलेंस, उसने हिंसा का त्याग किया, या शी एस्च्यूज प्रोसेस्ड फूड्स, वो नैतिक कारणों से प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती। ओके। और फोबेयर होता है धैर्य से संयम दिखाना मुश्किल हालात में। होल्ड बैक आमतौर पर इमोशंस के लिए होता है, जैसे आंसू रोकना। तो मतलब एब्स्टेन ज्यादातर आदतों, खाने पीने, वोटिंग वगैरह से जुड़ा है, और बाकी समानार्थी अलग अलग सिचुएशंस में फिट होते हैं। दिलचस्प है ये। और इसके विलोम, वो तो सीधे होंगे, शामिल होना, लिप्त होना, इंडल्ज करना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में विलोम है, ज्वाइन शामिल होना, इंडल्ज लिप्त होना, गो ऑन जारी रखना, कंटिन्यू जारी रखना। ये सब एब्स्टेन के परहेज या बचाव वाले आइडिया के एकदम उलट हैं। किसी चीज में हिस्सा लेना, उसका मजा लेना या उसे जारी रखना। ये फिर से दिखाता है कि ऑपोजिट्स कैसे मतलब को साफ करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि जिंदगी में कब और क्यों एब्स्टेन करना जरूरी या फायदेमंद हो सकता है ना? सही बात है। इसी संयम वाली थीम को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है एब्स्टीमियस। ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव। जी, एब्स्टीमियस। स्रोत बताता है इसका मतलब मिताहारी, संयमी, खासकर खाने पीने में कंट्रोल रखने वाला। उदाहरण है, द मंक लिव्ड एन एब्स्टीमियस लाइफ कंज्यूमिंग ओनली सिंपल फूड। भिक्षु संयमी जीवन जीते थे, बस सादा खाना खाते थे। तो क्या ये सिर्फ खाने पीने तक ही है? ज्यादातर हाँ। देखिए, एब्स्टेन तो कई चीजों से परहेज के लिए हो सकता है, पर एब्स्टेमियस का फोकस मेनली शारीरिक जरूरतों पर होता है, खासकर खाना पीना। अच्छा। ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो जरूरत से ज्यादा खाने पीने से बचता है, जो अपनी इंद्रियों पर, सेंसेस पर कंट्रोल रखता है। इसके समानार्थी शब्द है मॉडरेट, बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, सेल्फ रिस्ट्रेन्ड। ये तो मतलब जनरल संयम के लिए भी यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी के खाने पीने की आदतों में संयम को खास तौर पे बताना चाहें, तो एब्स्ट्रीमियस ज्यादा सटीक शब्द है। ज्यादा स्पेसिफिक है। हाँ, जैसे एक मॉडरेट इंसान जिंदगी के कई पहलुओं में बैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन एक एब्स्ट्रीमियस व्यक्ति खास तौर पे खाने पीने में संयम बरतता है। समझ गया। और इसके विलोम स्रोत में ग्लटन और सेंशुअल दिए हैं। हाँ, ग्लटन मतलब पेटू, वो व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा खाता पीता है। ये एब्स्टीमियस का एकदम उल्टा हुआ। सही। और सेंशुअल मतलब विषयी, जो इंद्रिय सुख, सेंस प्लेजर पे ज्यादा फोकस करता है। ये भी आत्मसंयम और सादगी के विचार से अलग है। तो ये विलोम भी एब्स्टीमियस के संयम और कंट्रोल वाले पहलू को बिल्कुल उलट देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने वर्ब देखा, एब्स्टेन परहेज करना। हाँ। एडजेक्टिव एब्स्टीमियस, संयमी खाने पीने में। हाँ। अब इसी परिवार का नाउन फॉर्म। हाँ, संज्ञा। एब्स्टिनेंस, इसका मतलब है परहेज, बचाव, मतलब किसी चीज में लिप्त होने से खुद को रोकने का अभ्यास या वो अवस्था। बिल्कुल, ये एब्स्टेन करने की क्रिया या स्थिति है। वो वर्ब था, ये नाउन है। उदाहरण है, ड्यूरिंग द फास्ट मेनी पीपल प्रैक्टिस एब्स्टिनेंस फ्रॉम सर्टेन फूड्स। उपवास में कई लोग कुछ खाने की चीजों से परहेज करते हैं। इसके समानार्थी भी वही आइडिया दिखाते हैं। रिफ्रेनिंग बचने की क्रिया, फोबेयरिंग संयम रखना, डिसिस्टेंस विरति, रिनुंसिएशन त्याग। रिनुंसिएशन फिर से आ गया, यहाँ भी वही मतलब है। हाँ, वो नैतिक या पूरा त्याग वाला। हाँ, कुछ वैसा ही। रिनाउंसिएशन अक्सर एक बड़े फॉर्मल या परमानेंट त्याग के लिए होता है, जैसे सिंहासन का त्याग, रिनाउंसिएशन ऑफ द थ्रोन, या दुनिया के सुखों का त्याग। अच्छा। जबकि एब्स्टिनेंस ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जैसे शराब से परहेज, एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, या किसी खास खाने से परहेज। ये एक प्रैक्टिस या डिसिप्लिन हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा नैतिक कारण ही हो। समझ गया। और इसके विलोम भी एब्स्टेन जैसे ही हैं, ज्वाइनिंग, इंडल्जिंग। सही है, स्रोत में वही दिए हैं। ज्वाइनिंग शामिल होना, इंडल्जिंग लिप्त होना। ये विलोम फिर से उस एक्शन या स्टेट के उलट है जहां कोई खुद को रोकता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन या एंजॉयमेंट की तरफ इशारा करते हैं। तो ये तीनों शब्द एब्स्टेन, एब्स्टेमियस, एब्स्टिनेंस, संयम, कंट्रोल और परहेज के अलग अलग ग्रामर फॉर्म्स और शेड्स दिखाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भाषा कैसे एक ही मूल विचार को क्रिया, विशेषण और संज्ञा में ढालती है। चलिए अब इस संयम और परहेज के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक बिल्कुल अलग तरह का शब्द है
एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूज। ये एडजेक्टिव है। स्रोत में इसका मतलब है जटिल, गूढ़, समझने में मुश्किल, अस्पष्ट। हाँ। उदाहरण, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वाज एक्सट्रीमली एब्स्ट्रूस। क्वांटम मैकेनिक्स पर प्रोफेसर का लेक्चर बहुत ही गूढ़ था। ये शब्द सुनते ही लगता है कुछ बहुत भारी भरकम, सीधा समझने की मुश्किल की तरफ इशारा करता है। ये उन सब्जेक्ट्स, थ्योरीज या राइटिंग्स के लिए यूज होता है जो आम इंसान को आसानी से समझ न आए, जिनके लिए खास नॉलेज या कोशिश चाहिए। सही। स्रोत में इसके कई समानार्थी हैं। हिडन, छिपा हुआ, ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट, ओकल्ट, रहस्यमय, इंट्रिकेट, जटिल, कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, रिकॉन्डाइट, गहन। इनमें क्या फर्क है? कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड तो हम रोज यूज करते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ये अक्सर किसी चीज की बनावट की जटिलता बताते हैं, जैसे कोई मशीन, कोई प्लान, कोई पैटर्न जिसमें कई हिस्से हों, आपस में उलझे हों। लेकिन एब्स्ट्रूस, ऑब्स्क्योर और रिकॉन्डाइट ये खास तौर पर समझने की मुश्किल पर जोर देते हैं। अच्छा। कोई चीज दिखने में सिंपल हो सकती है, पर उसका आइडिया या थ्योरी एब्स्ट्रूस हो सकती है। रिकॉन्डाइट और एब्स्ट्रूस काफी मिलते जुलते हैं। दोनों गूढ़ और कम समझे जाने वाले ज्ञान की बात करते हैं। और ऑकल्ट? ऑकल्ट में थोड़ा रहस्यमय, छिपा हुआ या अलौकिक ज्ञान वाला टच आ जाता है। तो एब्स्ट्रूस मतलब सिर्फ हार्ड नहीं, बल्कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, गूढ़। ये जानना जरूरी है ना? हाँ। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर से जोड़ें, तो क्या कुछ सब्जेक्ट्स असल में ही एब्स्ट्रूस होते हैं या उन्हें समझाने का तरीका उन्हें ऐसा बना देता है? ये तो बड़ा सवाल है। शायद दोनों बातें सच हैं। कुछ विषय जैसे एडवांस्ड मैथ्स या फिलॉसफी वो अपने नेचर में ही जटिल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कई बार उन्हें जिस तरह से समझाया जाता है, जो खास शब्द यूज होते हैं या कॉन्टेक्स्ट की कमी, वो भी उन्हें आम लोगों के लिए एब्स्ट्रूस बना सकती है। सही कहा। और इसके विलोम? वो तो क्लैरिटी की बात करेंगे। बिल्कुल। स्रोत में विलोम है ओपन, खुला, क्लियर, स्पष्ट, डिस्टिंक्ट, विशिष्ट। ये शब्द सीधे तौर पर एब्स्ट्रूस की अस्पष्टता, गूढ़ता और समझने की मुश्किल के उलट हैं। ये आसानी से समझे जाने वाले ट्रांसपेरेंट आइडियाज या एक्सप्रेशंस की तरफ इशारा करते हैं। दिलचस्प। अब आते हैं हमारी आज की लिस्ट के आखिरी शब्द पर, एब्सर्ड। एब्सर्ड ये भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब स्रोत बताता है विवेकहीन, मूर्ख, बेतुका। मतलब कोई ऐसी बात या आइडिया जो बहुत ही इलॉजिकल, गलत या बेमौका हो। उदाहरण, द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ ग्लास ब्रिज देयर इज टोटली एब्सर्ड। वहां कांच का पुल बनाने का आइडिया पूरी तरह से बेतुका है। हाँ, ये शब्द सुनते ही हंसी या मतलब यकीन ना होने जैसा भाव आता है। एग्जैक्टली। एब्सर्ड का सीधा कनेक्शन तर्कहीनता और बेतुकेपन से है। ये तब यूज होता है जब कोई चीज कॉमन सेंस, लॉजिक या असलियत से इतनी उलट हो कि वो हास्यास्पद लगे। इसमें अक्सर एक तरह की मतलब इनकंसिस्टेंसी होती है। इसके समानार्थी हैं सिली, फूलिश, रिडिकुलस, इनेन, इरैशनल, नॉनसेंसिकल। ये भी इसी लॉजिक की कमी के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। सही कहा। इनमें भी हल्के फर्क हैं। सिली और फूलिश अक्सर हल्की फुल्की बेवकूफी के लिए होते हैं। रिडिकुलस में मजाक उड़ने या उपहास का पात्र होने का भाव ज्यादा होता है। कोई चीज इतनी खराब या बेतुकी है कि हंसी आती है। अच्छा। इनेन का मतलब होता है जिसमें कोई मतलब या सार ना हो, खोखला। जबकि अब्सर्ड, इरैशनल और नॉनसेंसिकल सीधे तौर पर तर्क की कमी, विवेकहीनता और अर्थहीनता पर जोर देते हैं। अब्सर्ड अक्सर ऐसी सिचुएशंस के लिए भी यूज होता है जो लॉजिकली इतनी अजीब हो कि वो परेशान करने वाली लगें, जैसे अब्सर्डिस्ट लिटरेचर या फिलॉसफी में होता है। सुना उसके बारे में। और इसके विलोम शब्द तर्क और समझदारी की तरफ ले जाते होंगे। बिल्कुल। स्रोत में विलोम है रैशनल, तर्कसंगत, सेन, समझदार, मानसिक रूप से स्वस्थ, बैलेंस्ड, संतुलित। ये शब्द साफ तौर पर अब्सर्ड की अतार्किकता, असंगति और विवेकहीनता के ऑपोजिट है। ये तर्क, स्थिरता और समझदारी को दिखाते हैं। तो आज हमने अब्सर्ड से शुरू होने वाले इन 6 शब्दों की यात्रा की। एब्जॉर्ब जो अंदर लेने और लीन होने की बात करता है, फिर एब्स्टेन, एब्स्टीमियस और एब्स्टिनियंस जो संयम, परहेज और सेल्फ कंट्रोल के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। सही।
उसके बाद एब्स्ट्रूस, जो जटिलता और गूढ़ता का प्रतीक है, और आखिर में एब्सर्ड, जो तर्कहीनता और बेतुकेपन को दिखाता है। और इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे हर शब्द का अपना एक खास दायरा है, कैसे समानार्थी शब्द एक ही आइडिया के अलग अलग रंग दिखाते हैं, और कैसे विलोम शब्द उस आइडिया की हदें तय करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों के मतलब जानना नहीं है, ये समझना है कि भाषा कैसे दुनिया को कैटेगरीज में बांटती है और हमें सोचने के लिए टूल्स देती है। सही कहा, सिर्फ डेफिनेशन रट लेना काफी नहीं होता। शब्दों को उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके साथियों यानी समानार्थी और विरोधियों यानी विलोम के साथ समझना उन्हें असल में जिंदा बनाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? यही कि भाषा की इन बारीकियों को समझना हमें ना सिर्फ बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद करता है, हाँ, बल्कि शायद दुनिया को और खुद को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। इस तरह की गहरी समझ सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती है। कोई रिपोर्ट समझनी हो, अपनी बात ठीक से रखनी हो, ये बस किसी बातचीत के छुपे हुए मतलब समझने हो, हाँ, ये हमारी सोचने की प्रोसेस को भी शार्प करती है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि शब्दों की दुनिया का ये विश्लेषण सबके लिए उपयोगी और दिलचस्प रहा होगा। और जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं। हाँ। हमने आज कंट्रोल, एब्स्टेन, एब्स्टेमियस, एब्स्टिनेंस, जटिलता, एब्स्ट्रूस और तर्कहीनता, अब्सर्ड जैसे थीम्स को छूने वाले शब्द देखे। ये सोचने वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट्स हम किस चीज पर कंट्रोल रखते हैं, क्या चीज हमें जटिल लगती है और किसे हम बेतुका मानते हैं। ये हमारी अपनी सोच, हमारी संस्कृति और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे दिखाते हैं और कैसे बनाते हैं। वाह! भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, वो हमारे विचारों का आईना भी है।